Assalamualaikum dear students. I hope you are doing well. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and today we'll be seeing some common idiomatic expressions. Uh, you you might have gone through the previous lecture about the idioms, in which I told you that what idioms are and why they are used and what are some common idioms. So this lecture is actually the continuation of that previous lecture. So today I won't be telling you what idioms are, so as you already know. So we will start from some common idioms or the idiomatic expression which usually comes in exam. Plus it's bit difficult to cram idioms. So what I've done, I've searched certain pictures to go with those idioms. जो भी idiom हम पढ़ेंगे उसकी एक पिक्चर जो होगी वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ, वो आप देख सकेंगे अपनी स्क्रीन पर. So that would be easier for us to go through or to remember or to memorize the idioms. So the very first is above board. Above board मतलब कोई भी काम जो आप कर रहे हो, कोई भी आप डीलिंग कर रहे हैं, बिजनेस डीलिंग में इसकी बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है. Any dealing which has nothing hidden, everything is open, honest, and legal. See, if business negotiations are described as above board, they are open, honest, and legal. ठीक है, कोई बिल्कुल ओपन एक डील होना जिसमें कुछ हिडन ना हो. तो इसमें आपको in this very slide we do have sample sentence also. So here there are no secret negotiations. Our dealings have always been above board. हम जितने भी मामला तय करते हैं वो हमेशा तमाम जो होते हैं वो बहुत ऑनेस्ट या बहुत ही ईमानदार होते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लड स्वेट एंड टीयर्स. बाय ब्लड स्वेट एंड टीयर मीन्स बहुत मेहनत के साथ कोई काम करना. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बहुत मेहनत के साथ ये जो है हार्वेस्टिंग की जा रही है खेतों को. मतलब इनकी जो प्लकिंग जो करते होते हैं फूलों की या किसी भी चीज़ की वेजिटेबल्स की, वो सी a project or action which involves blood, sweat and tears requires a lot of effort and hard work. कोई भी ऐसा काम जैसे बहुत मेहनत और हार्ड वर्क लगे उसको कहते हैं ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स. सैम्पल सेंटेंस देख लें बेटा. His success was not due to luck. उसकी जो सक्सेस थी वो किस्मत की वजह से नहीं थी. इट वॉज ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स ऑल द वे. यानी कि उसने बेइंतहा मेहनत की थी अपने काम के. द नेक्स्ट इज एट ऑल कॉस्ट. एट ऑल कॉस्ट मीन्स किसी भी कीमत पे आप डिटरमाइंड हो. किसी की भी डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए हम एट ऑल कॉस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं. उर्दू में भी कहा जाता है मुझे ये चीज़ किसी भी कीमत पे चाहिए. It means that you are determined to get that thing. So see, explanation is given. If you are determined to obtain or achieve something at all costs, you want it regardless of the expense, effort or sacrifice involved. यानी कि आप कोई चीज़ अगर लेना चाहते हैं तो फिर आप ये नहीं देखते कि उसमें खर्चा कितना आएगा, उसमें मेहनत कितनी होगी या आपको कोई चीज़ उसके बदले में देनी पड़ेगी. You do not take care of all these things. You do not rather account all these things and you go for that. So the sample sentence is the journalist was determined at all costs to get a report from the war zone. जर्नलिस्ट जो था वो किसी वॉर जोन में जा रहा था, किसी जंग के मैदान में. वहाँ उसको रिपोर्टिंग करनी थी और वो लाजमी तौर पर उसको वहाँ से रिपोर्ट लेकर आनी थी और वो किसी भी कीमत पर उसने ये रिपोर्ट लानी थी. लिहाजा वो उसने किसी डेंजरस को नहीं देखा और वो उसमें घुस गया. अच्छा देखिए यहाँ पे आपको एक छोटी सी पिक्चर नज़र आ रही है. इसमें लिखा है टू बी ऑल ईयर्स. टू बी ऑल ईयर्स के मायने होते हैं किसी भी बात को बहुत इंटेंटिवली, बहुत ही बहुत महब होके या बहुत तवज्जो के साथ सुनना, तो उसे कहते हैं टू बी ऑल ईयर्स. फॉर एग्जांपल आई में से द स्पीच वाज रियली गुड. आई हैड बिन ऑल ईयर्स ऑल द टाइम. मैं मुस्तकिल बहुत गौर से सुन रहा था. ठीक. अच्छा, फिर ये आपके पास कुछ इडियम्स हैं जो आपको एंगर या इरिटेशन शो करने के लिए बताएं. आप देख सकते हैं दो पिक्चर में ये बड़ी क्यूट सी, ये बिल्ली तो नहीं है, ये क्यूट सा डॉगी है, पपी है और वो काफ़ी एंग्री लग रहा है. तो देख लेते हैं कि कौन सा इडियम है. टू बी अप इन आर्म्स. टू बी अप इन आर्म्स मतलब टू बी वेरी एंग्री. द पॉपुलेशन वॉज अप इन आर्म्स ओवर द demolition of the old theatre.
आवाम जो थी वो बहुत ही गुस्से में थी। टू बी अप आर्म्स थी, अप इन आर्म्स थी। क्यों? क्योंकि थिएटर जो था वो गवर्नमेंट ने गिरा दिया था। A bad hair day. Now you can see there are two very cute pics. One is a kid, and other is, I don't know what kind of creature is it. It must be a bunny or anything. बस बहरहाल इन दोनों के बाल जो हैं वो बहुत ही ख़राब है। A bad hair day मतलब होता है कि कोई किसी का बहुत ही बुरा दिन गुजरे, ठीक है, कोई चीज़ नहीं, सब चीज़ें वहाँ पे गलत हो रही हैं उस दिन। जैसे हम कहते हैं ओहो आज का तो दिन ही बुरा है, ठीक है, यानी कि आप जो भी कुछ करते हैं वो गलत हो रहा होता। Originating as a humorous comment about one's hair being unmanageable, this term has brought in to men's day, ये इसमें गलत है बेटा, यहाँ to mean a day when everything seems to go wrong, एक ऐसा दिन जिसमें हर चीज़ जो है वो गलत हो। What's wrong with Jenny? Is she having a bad hair day? जेनी के साथ क्या मतलब, वो क्यों इतने गुस्से में? क्या उसका भी दिन बहुत बुरा गुजरा या उसे बैड हेयर डे है आज उसका? एंड्स इन वन पैंट्स, किसी की पैंट्स में या पजामे में क्या हो? चूंटियाँ। ये किसी ऐसे आदमी के लिए या किसी ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है जो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, हर वक्त मतलब बहुत एक्साइटेड होते हैं और किसी कल उन्हें चैन नहीं होता, ठीक है। पीपल हु हैव एंड्स इन देयर पैंट्स आर वेरी रेस्टलेस और एक्साइटेड अबाउट समथिंग। आई विश ही वुड रिलैक्स। मैं ये सैम्पल सेंटेंस है बेटा, आई विश ही वुड रिलैक्स, मैं चाहती हूँ कि वो कुछ रिलैक्स कर ले। ही हैज़ गॉट एंड्स इन हिज पैंट अबाउट समथिंग टुडे, वो पता नहीं किस चीज़ के बारे में आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ईगर बीवर, ईगर बीवर किसे कहते हैं बेटा? ऐसा बंदा जो हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए उसे ईगर बीवर कहते हैं। ये देखें, ये बीवर की तस्वीर भी दी है और बड़ा एक्साइटेड है बीवर, मेरे ख्याल में वहाँ जा रहा है ये छुट्टियाँ गुजारने या किसी डेलीगेशन से मिलने। The term eager beaver refers to a person who's hard working and enthusiastic, जो बहुत hard working है और बहुत ही पुरजोश है, and sometimes considered overzealous, बल्कि हद से ज़्यादा पुरजोश है। The new accountant works all time, एक ऐसा बंदा जो वर्कहॉलिक हो, ठीक है, जिसको बस काम करना है हर वक्त पुरजोशी के साथ। वो कह रहे हैं कि जो नया अकाउंटेंट है वो हर वक्त काम करता रहता है। फर्स्ट टू अराइव एंड लास्ट टू लीव, सबसे पहले आता है सबसे आखिर में जाता है। रियल ईगर बीवर, तो बिल्कुल ईगर बीवर है। बर्ड्स ऑफ अ फैदर, हाँ जी, तो बर्ड्स ऑफ अ फैदर के मायने होते हैं कि ऐसे लोग जो तकरीबन सेम हो, एक जैसे हों, उनके बैकग्राउंड से एक जैसे हों, उनका पहनावा एक जैसा, या वो एक जैसी पर्सनैलिटी हो। बर्ड्स ऑफ अ फैदर, टू से द टू पीपल आर बर्ड्स ऑफ अ फैदर मीन्स दैट दे आर वेरी सिमिलर इन मैनी वेज, यानी कि वो बहुत ज़्यादा वेज में एक दूसरे से सिमिलर। हैविंग कम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड द टू एसोसिएट्स वर बर्ड्स ऑफ अ फैदर, क्योंकि दोनों एक ही बैकग्राउंड से आए थे तो दोनों क्या हैं? बर्ड्स ऑफ अ फैदर। यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीर में आपको 3 औरतें दिखाई गई हैं जो कि तकरीबन एक जैसी। अच्छा जी, बिहाइंड क्लोज डोर, बंद दरवाज़ों के पीछे, यानी कि कोई ऐसी चीज़ बिहाइंड क्लोज डोर मतलब कुछ होना लेकिन वो सीक्रेट हो, किसी को पता ना हो, ठीक है जी। इफ़ समथिंग टेक प्लेस बिहाइंड डोर इट इज़ डन प्राइवेटली, उसे छुपा के बिल्कुल प्राइवेटली किया जाता है, विद नो ऑब्जर्वर और इंट्रूडर्स, और किसी किस्म के बाहर के लोग जो हैं उसमें नहीं होते। द मैटर वॉज डिस्कस बिहाइंड क्लोज डोर, तो जो भी मसला था वो बंद दरवाज़ों के पीछे जो है वो डिस्कस किया गया। बंडल ऑफ नर्व्स, बंडल ऑफ नर्व्स मीन्स अ पर्सन हु इज़ वेरी नर्वस, आप बहुत नर्वस हैं। जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू वगैरह देने, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो यू वुड बिकम अ बंडल ऑफ नर्व्स। If you describe somebody as a bundle of nerves, you mean that they are very nervous, tense or worried. My son is doing his driving test today. आज मेरे बेटे का ड्राइविंग टेस्ट है। Needless to say, he is a bundle of nerves. आज तो वो बहुत ही नर्वस है। होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ के मायने होते हैं बेटा किसी चीज़ का बहुत ईगरली, बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार करना। यू मस्ट हैव सीन रिज़ल्ट डेज़, आपने रिज़ल्ट डेज़ एक्सपीरियंस किए होंगे अपनी, जब रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा होता है, जिस बच्चे ने फर्स्ट सेकंड या थर्ड आना होता है, कैसे आप दिल पकड़ के जो है वो बैठे होते हैं और बड़ा आप एक्साइटेड होते हैं, बहुत वेट कर रहे होते हैं एंक्शसली कि जनाब रिज़ल्ट देखा कैसा था। इफ़ समवन इज़ होल्डिंग देयर ब्रेथ, they are waiting excitedly or anxiously for something to happen. I went for second interview today, now I am holding my breath. बोलता है आज मैंने दूसरा इंटरव्यू दिया
और अब जो है चूँकि इसका इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने वाला है तो ये अपनी सांस रोक कर रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी दीज टू पिक्चर, देयर इज़ अ कैट, वेरी क्यूट वन, एंड फिश, नॉट एट ऑल क्यूट, बिल्कुल भी क्यूट नहीं, लेकिन दोनों ने क्या किया हुआ है, अपनी ब्रेथ जो है वो सांस जो है रोकी हुई। हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, पेट में तितलियाँ उड़ना, ये देखने में बड़ा मज़ेदार लग रहा है, लेकिन इसके मायने ये होते हैं बहुत ज़्यादा नर्वस होना। अगेन सेम, आपने देखा होगा अक्सर हम जो कहते हैं पेट में गुड़गुड़, नर्वस होकर जब होते हैं ना तो पेट में अजीब सी गुड़गुड़ वाली होती, तो दैट इज़ कॉल्ड, आपको एक बड़ी वियर्ड सी फीलिंग आपके पेट में महसूस होती है लिटरली। तो हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक मीन्स इसका मतलब होता है कि आप बहुत नर्वस हैं। इफ़ यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक यू आर फीलिंग वेरी नर्वस। एट द बिगनिंग ऑफ एन एग्जाम आई ऑलवेज हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, मेरे स्टमक में हमेशा बटरफ्लाई होती है जब मैं एग्ज़ाम के लिए जा रहा था। सो देयर इज़ अनदर इडियम, आइसिंग ऑन द केक। If something is referred to as an icing on the cake, it is an extra benefit that makes a good situation even better. आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है कि आप को कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाए, या एक सिचुएशन है जो ऑलरेडी बहुत अच्छी है और फिर आपको कोई और बेनिफिट भी उसी सिचुएशन में से मिल जाए। फॉर एग्जांपल, आप जॉब के लिए जा रहे हैं और जनाब जॉब आपको एक अच्छी सैलरी ऑफ़र करी एंड ऑल दिस एंड ऑल दैट, और फिर आपको ये पता चलता है ओ यू आर गेटिंग अ कार टू, आपको कार भी, या आप किसी शॉप पे जाते हैं एंड यू आर बाइंग समथिंग ऑन सेल रेट, आपको कोई चीज़ सेल रेट में मिल जाती है, फिर आपको ये भी पता चलता है कि जनाब ओ बाय वन गेट फ्री का ऑफर है, यानी कि अगर आप एक ख़रीदेंगे तो दूसरी आपको फ्री में मिलेगी। तो दैट इज़ आइसिंग ऑन द केक। गुड न्यूज़, आई गेट द जॉब एंड द आइसिंग ऑन द केक इज़ दैट आई गेट अ कंपनी कार टू। ओके, द सेम एग्जांपल व्हिच आई हैव यूज्ड। द हनीमून इज़ ओवर। द हनीमून इज़ ओवर का मतलब ये होता है कि आप जैसे जब आप रिलेशंस में जाते हैं, कोई आपका दोस्त है, आप या कहीं आप काम करते हैं, तो वो जो शुरू का पीरियड होता है, आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो शुरू का पीरियड नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब बहुत अच्छा होता है, लोग आपको थोड़ा थोड़ा मतलब प्रोटोकॉल देते हैं एंड ऑल दिस, लेकिन कुछ अर्से बाद हर चीज़ रूटीन हो जाती है और आपको प्रोटोकॉल जो है वो मिलना बंद हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द हनीमून इज़ ओवर। To say that the honeymoon is over means that the initial period of friendship and cooperation between people, groups, or organization has ended. He was elected only 6 months ago, but the honeymoon is already over. उसको सिर्फ 6 महीने पहले ही, मतलब ये तो बड़ी अच्छी, ये तो बिल्कुल हम इमरान खान पर, हमारे जो प्रेसिडेंट है उन पर लागू कर सकते हैं कि शुरू में लोग बहुत एक्साइटेड थे उन्हें इलेक्शन के बाद, और एवरीबडी वाज थिंकिंग दैट देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी मैसिव सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव चेंज, बट वो आहिस्ता आहिस्ता वो 6 महीने जो है वो गुजर गए और अब हर कोई जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है इमरान खान। ठीक है जी, सो लेट्स आवर lecture today here, and we'll inshallah continue with some more idioms. Until then, take care. Allah Hafiz.